नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे व स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने परिवार अभिज्ञान में। मित्रों, हम इतिहास से संबंधित बात कर रहे हैं और आज हमारी जो क्लास रहेगी वो बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित रहेगी। बीकानेर की स्थापना कब हुई, किसने की, क्यों की, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या रीजन रहे होंगे, इनके बारे में जिक्र करेंगे। और भी हमारी क्लासें आपको अगर देखनी है तो हमारे अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ ऐप पे जाइए और वहीं से हमारी क्लासें प्राप्त करें। हाँ चलो, हम क्या करेंगे, आज बात करेंगे बीकानेर के राठौड़। चलो, और बीकानेर के राठौड़ की बात करें तो मित्रों याद रखना, ये बीकानेर के जो राठौड़ है ये मारवाड़ की शाखा से आए हैं, क्योंकि मारवाड़ का एक शासक था राव जोधा। मारवाड़ का शासक कौन हो जाएगा, राव जोधा। और ये राव जोधा वही शासक है जिन्होंने 1459 ईस्वी में किसकी स्थापना की, तो जोधपुर की स्थापना की। 1459 ईस्वी में किसकी की, जोधपुर की। और राव जोधा का पुत्र था, राव जोधा का पुत्र था, नाम था भिक्का। नाम क्या था, भिक्का। और भिक्का ने सोचा कि अगर पिताजी किसी शहर की स्थापना कर रहे तो हम पीछे क्यों रहे भाई, वंश तो हम उसी के हैं। तो इन्होंने क्या की, बीकानेर की स्थापना की। जानेंगे कैसे की बीकानेर की स्थापना, चलो बात कर लेते हैं राव भिक्का के बारे में। तो बीकानेर के राठौड़, सबसे पहले बात करेंगे मित्रों बीकानेर का जो प्राचीन नाम है ना, बीकानेर वाले क्षेत्र का प्राचीन नाम, इसको जाना जाता है जांगल प्रदेश के नाम से। कौन सा प्रदेश होगा मेरे बच्चों, जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और बात है 1465 ईस्वी की। कब की बात है, 1465। और 1465 ईस्वी में उल्लेख मिलता है कि राव जोधा का पुत्र राव भिक्का जांगल प्रदेश की तरफ प्रस्थान करता है। राव जोधा का पुत्र राव भिक्का 1465 ईस्वी में किसकी तरफ प्रस्थान की, जांगल प्रदेश की तरफ प्रस्थान करता है। ठीक है ना। तो इसमें एक बात याद रखना कि 1465 ईस्वी में राव भिक्का जांगल प्रदेश की तरफ प्रस्थान की। कब की बात है, 1465 की बात है। इस बात को भी आप क्या रखना, याद रखना। हालांकि 1465 में बीकानेर की स्थापना नहीं की थी, ठीक है ना। और 1465 में इन्होंने क्या किया, बीकानेर साम्राज्य की नींव डाली थी। 1465 में बीकानेर साम्राज्य की नींव डाली थी। और 1488 ईस्वी में, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1488 ईस्वी में राव भिक्का ने करणी माता के आशीर्वाद से, किसके आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर बसाया। इस बात को आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है। तो किसके आशीर्वाद से बीकानेर शहर बसाया, तो करणी माता के आशीर्वाद से। और करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा ने क्या किया था, तो याद रखना, जोधपुर शहर की नींव डाली। और उसके पुत्र ने करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की क्या डाली, नींव डाली थी। और यहीं पर मित्रों याद रखना
जानकारी मिलती है कि इन्होंने जो राजधानी बनाई थी ना, बीकानेर की जो राजधानी बनाई, राजधानी, तो राजधानी में याद रखना मेरे बच्चों, इन्होंने राजधानी बनाया कोडमदेसर। किसको बनाया? कोडमदेसर। अब एक चीज बताओ, कोडमदेसर बीकानेर में ये राजधानी रही है, प्रारंभिक राजधानी। तो ये क्या है? बीकानेर के शासकों की प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक ही राजधानी रही। इस बात को भी आप याद रखना। और इनका जो निवास स्थान था, राव बीका का जो निवास स्थान था ना, इस निवास स्थान के बारे में याद रखना मित्रों। इन्होंने नींव डाली थी, निवास स्थान जो था वो था बीकाजी की टेकरी। क्या था? बीकाजी की टेकरी। इस बात को भी याद रखना, नींव डाली थी बीकाजी की टेकरी। और कालांतर में शासक बना था राय सिंह, बीकानेर का शासक राय सिंह। और राय सिंह के द्वारा मित्रों क्या किया जाता है? इस बीकाजी की टेकरी के ऊपर एक दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। उस दुर्ग को क्या कहा जाता है? जूनागढ़ का दुर्ग कहा जाता है। वो भी बीकानेर में स्थित है। भविष्य में कभी जूनागढ़ के बारे में भी हम जिक्र जरूर करेंगे। क्यों कहा जाता है राती घाटी का सुरजू से, करेंगे बात उनके बारे में भी, ठीक है। उसने क्या किया? बीकाजी की टेकरी नींव डाली। फिर आगे देखो मित्रों, यहीं पर एक व्यक्ति था, नाम था उसका नरा जाट। व्यक्ति का नाम क्या था? नरा जाट। और नरा जो जाट था, ये नरा जाट दोस्त था किसका? राव बीका। जब राव बीका यहां आया तो ये जो जंगल प्रदेश का साम्राज्य था, इस साम्राज्य में नरा जाट का था। और नरा जाट ने कहा कि देख बात ऐसी है दोस्त, हमें तो राज्य वगैरह चाहिए नहीं, क्योंकि हम तो राज करते नहीं है। अगर आपको यह साम्राज्य चाहिए तो एक काम करना पड़ेगा, राज तिलक है मैं करूंगा। ऐसा बताया जाता है कि नरा जाट ने पैर के अंगूठे से राव बीका का क्या किया था? राज तिलक किया था। इस बात को याद रखना। क्या किया था? पैर के अंगूठे से राव बीका का राज्याभिषेक किया था। फिर और याद रखना, बीकानेर शहर की जो नींव डाली गई है, अगला पेज ले लेता हूं मैं। बीकानेर शहर की जो नींव डाली गई है, बीकानेर, और बीकानेर की जो स्थापना हुई है, स्थापना ये मित्रों कब हुई है? 1488। 1488 और अक्षय तृतीया के दिन, इस दिन अक्षय तृतीया के दिन बोले तो आखा तीज के दिन आपके बीकानेर की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी राव बीका के द्वारा करणी माता के आशीर्वाद से। आगे ध्यान देना मित्रों, ये अक्षय जो तृतीया है, इस अक्षय तृतीया में आपको याद रखना जो आखा तीज है ना, आखा तीज, इस दिन बीकानेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। पतंग महोत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? देखो, पतंग महोत्सव का जो आयोजन है, ये आयोजन मेरे बच्चों याद रखना मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। और मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो 14 जनवरी को आता है। लेकिन बीकानेर में ये पतंग महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? अक्षय तृतीया के दिन, यानी आखा तीज के दिन। क्योंकि आखा तीज के दिन बीकानेर की क्या हुई थी? स्थापना होती है। और याद रखना है अक्षय तृतीया के दिन, यानी इसी दिन मित्रों याद रखना, इसी दिन काग व छिपकली के दर्शन शुभ माने जाते हैं। शुभ
माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि आखा तीज के दिन मित्रों हल और हली की राखी बांधी जाती है, जिसको हम सामान्य भाषा में कहते हैं आखा तीज के दिन हम लोग अपने खेतों में क्या करते हैं? हड़ौतिया, यानी इस दिन हम बुआई की शुरुआत करते हैं और आखा तीज का दिन हमें शुभ माना जाता है। और हम खेत में जाते हैं ना, तो उल्लेख मिलता है कि मान लो हमें छिपकली मिल गई, छिपकली का दर्शन हो गया या काग के दर्शन हो गए ना, तो वो शुभ माना जाता है। और दशहरे के दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, इस बात को याद रखना। तो इस दिन हल और हली के राखी बांधी जाती है और इसी दिन हम क्या करते हैं? बिजाई की शुरुआत करते हैं। जो किसान लोग है ना, अपने खेत में बिजाई की क्या करता है? शुरुआत करता है। तो ये दिन हमारे लिए बहुत खास है, इस बात को याद रखना। तो बीकानेर अक्षय तृतीया की दिन स्थापना होती है राव बीका के द्वारा 1488 ईस्वी में। और इनकी जो राजधानी बनाई गई थी, वो राजधानी कौन सी बनाई गई थी? तो राजधानी बनाई गई थी कोडमदेश। ठीक है। फिर राव बीका की पत्नी, राव बीका की पत्नी, तो राव बीका की पत्नी कौन थी? तो याद रखना मित्रों, भाटी शासक था और भाटी शासक का नाम था शेकू। एक भाटी शासक था, नाम क्या था? शेकू। और इस शेकू के बारे में एक चीज और याद रखना, बीकानेर के जो शासक है ना, इन बीकानेर के शासकों ने जैसलमेर के शासकों ने विरोध भी किया था राव बीका का। क्या किया था? विरोध भी किया था। इस बात को भी आप याद रखना है, इन्होंने विरोध किया था। लेकिन याद रखना, इसकी जो पत्नी थी नाम था रंग कंवरी, रंग कंवरी। क्या नाम था? रंग कंवरी। और ये जो शेकू है ना, इस शेकू के बारे में जानकारी मिलती है कि शेकू है पुंगल के। कहाँ के थे? पुंगल के। और इन शेकू के बारे में जानकारी मिलती है कि मित्रों इनको मुल्तान कैद में कैद कर लिया जाता है। कौन सी कैद में? मुल्तान की कैद में कैद कर लिया जाता है। और इनका राव बीका का विवाह हुआ था रंग कंवरी के साथ, जो किसकी पुत्री थी? शेकू की पुत्री। और शेकू की पुत्री के साथ विवाह करते हैं राव बीका। और जानकारी मिलती है कि मुल्तान की कैद से छुड़ा लिया था किसको? शेकू। अब याद रखना, इन पे करणी माता का आशीर्वाद है। और आपने एक अपने लोक गीतों में, अपनी दंत कथाओं में भजन सुना रखा होगा कि करणी माता ने शेको जी को मुल्तान कैद से उठाया, छुड़वाया। तो इन्हीं का आशीर्वाद है, इस बात को भी याद रखना। ठीक है नहीं? तो क्या है इसमें आपको याद क्या करना है कि राव बीका की पत्नी का नाम क्या था? रंग कंवरी था। और रंग कंवरी जो थी किसकी थी? तो इसमें आपको याद रखना, ये पुंगल के भाटी शासक शेका की पुत्री थी। इसमें लिख सकते हैं पुंगल के भाटी शासक, भाटी शासक शेका की पुत्री। ठीक है। और इसमें आगे लिख देना कि राव बीका ने, राव बीका ने शेका को मुल्तान की कैद से छुड़वाया, की कैद से छुड़वाया। ऐसा उल्लेख मिलता है कि करणी माता वो चील गई, पकड़ पंजा में भार उठा लिया। सब आपने सुन रखा है, नहीं सुन रखा तो ऐसे हमारे की ये जो लोक के भजन है इनको सुन लिया करो आप, बहुत सी जानकारी मिलती है वहीं से भी आपको। ठीक है नहीं? तो राव बीका ने शेका को मुल्तान की कैद से छुड़वाया। और फिर मित्रों यहीं से जानकारी मिलती है कि इस रंगकंवरी से एक पुत्र प्राप्त हुआ। रंगकंवरी से क्या हुआ? एक पुत्र प्राप्त हुआ। और इस पुत्र के बारे में जानकारी मिलती है कि इस पुत्र का जो नाम रखा गया था, वो नाम रखा गया था मित्रों राव बीका ने अपने दोस्त के नाम पर रखा था, नरा के नाम पे। इसके नरा। तो इसके पुत्र का नाम क्या रखा? नरा रखा। ठीक है। फिर दूसरी बात थोड़ी सी और याद करना। अब आपको अगली बात याद क्या करनी है, मैं थोड़ी सी इसको साइड में कर देता हूं। सुनो, बीकानेर के राजाओं का जो राज तिलक होता था, अब देखो मेवाड़ के राजाओं का जो राज तिलक
वो उंदरी गांव की भील करते थे। मारवाड़ के राजाओं का जो राज तिलक है वो बागड़ी गांव के जेतावत करते थे। और बीकानेर के राजाओं का जो राज तिलक है वो कौन किया करते थे? तो मित्रों याद रखना, एक गांव का नाम है सेक्सर। गांव का नाम क्या है मेरे बच्चों? सेक्सर। और ये सेक्सर बीकानेर में पड़ता है, तहसील लगती है इनके लूणकरणसर। और लूणकरणसर में गांव का नाम है सेक्सर। और सेक्सर में पांडु वंश के जाटों के द्वारा, किसके द्वारा? पांडु वंश के जाटों के द्वारा। और ये जो जाट होते थे ये गोदारा होते थे। कौन से? गोदारा जाट होते थे, क्योंकि आपका नरा भी क्या था? गोदारा था। तो ये बीकानेर के शासकों का क्या करते थे? राज तिलक किया करते थे। इस बात को भी आप याद रखना, ठीक है। तो इसमें मैं ये बिंदु लिख देता हूं कि बीकानेर के शासकों का राज तिलक, बीकानेर के शासकों का राज तिलक, शासकों का राज तिलक, बीकानेर के शासकों का राज तिलक सेक्सर गांव की, सेक्सर गांव की पांडुवंशीय, सेक्सर गांव के पांडुवंशीय गोदारा करते थे। और ये गोदारा कौन होते थे? जाट। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी लाइन है, इसको थोड़ा सा पकड़ना, इस लाइन को आप, इसको मैं थोड़ा सा यहां सेट कर देता हूं। चलो अब इसके बाद में आगे और मित्रों, मेवाड़ में एक शासक हुए हैं और उस शासक का नाम बताया जाता है महाराणा कुंभा। बहुत ही तकड़े शासक हुए महाराणा कुंभा, बहुत तकड़े प्रतापी राजा, बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारी रचनाएं की, बहुत सारे इसके दरबार में दरबारी थे। और कवि राजा श्यामलदास ददीवाड़िया के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। तो तकड़ा राजा था। और महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है कि मित्रों, महाराणा कुंभा की 1468 ईस्वी में उसका पुत्र उद्दा हत्या कर देता है। उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी, इसलिए सिर्फ शासन के लिए। और जानकारी मिलती है कि मित्रों, उद्दा अपने पिता की हत्या करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लेता है मेवाड़ का पहला पितरंता शासक, या मेवाड़ का पितरंता शासक यही है। पहला मान लो, चाहे दूसरा मान लो, चाहे तीसरा मान लो, एकमात्र ये। और जब इसने हत्या की और मेवाड़ में उद्दा पर जब मेवाड़ी सरदारों के द्वारा, उसके भाई रायमल के द्वारा और भिलो सरदारों के द्वारा जब दबाव बनाया जाता है, तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि उद्दा भागकर राव बीका के पास भी आया था, शरण लेने के लिए आया था कि अब तो मारेंगे, छोड़े के नहीं। तो बीका ने कहा कि भैया मैं तुझे शरण नहीं दूंगा, क्योंकि तू तेरे पिता का हत्यारा है और पिता के हत्यारों को मैं कभी शरण नहीं देता, तो यहीं से तू चला जा। और फिर मित्रों ये जाता है, आपको पता है कहां जाता है? मध्य प्रदेश की तरफ जाता है और आकाश से बिजली गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी लाइन में नोट करने वाला हूं, तो इस लाइन को भी आप ध्यान से देखना। चलो इसमें मैं नोट करूंगा कि उद्दा ने अपने पिता कुंभा की हत्या करके राव बीका के पास गए। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया कि तू जाने, तेरा काम जाने, ठीक है। तो ये था आपका कौन है? बीका। तो इस बीका को भी आप याद रखना है। एक बार फिर से दोबारा देख लेते हैं मित्रों। अगर बीका की मैं बात करूं, तो इसमें एक चीज और याद रख लेना, राव बीका। अब राव बीका का जो शासन काल है ना, देखो 1400
1565 से लेकर 1504। शासक तो नहीं बना था 65 में, लेकिन इसने अधिकार जरूर कर लिया था। इसीलिए बीकानेर पर 1465 से 1504 तक जो प्रभाव रहा है राव भिक्का का रहा है, तो ये लगभग इसका शासनकाल हो जाएगा। और 1504 में राव भिक्का की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो 1504 में जो शासक बना था वो बना था मेरे बच्चों नरा राठौड़। बीकानेर का शासक कौन बना, नरा राठौड़ बना था, इस बात को याद रखना। और नरा राठौड़ शासक बनता है और ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये 1504 में शासक बनता है और 1505 तक ही रहता है, क्योंकि 1505 में मृत्यु किसकी हो जाती है, आपके नरा राठौड़ की हो जाती है। किसकी हो गई, नरा राठौड़ की हो जाती है। और नरा राठौड़ के बाद में अगला जो शासक बनता है वो बनता है मेरे बच्चों लूणकरण। कौन बनता है, लूणकरण। अब यहीं पर आपको बात और सुनिए एक, वो क्या है कि इसने जब नींव डाली थी तो नींव कहां डाली थी, बीकाजी की टेकरी। कहां डाली थी, बीकाजी की टेकरी। तो ऐसा बताया जाता है कि राव भिक्का अपने साथियों के साथ, नरा राठौड़ के साथ सोच रहा था कि भाई बीकानेर की नींव कहां डालूं, बीकानेर की नींव कहां डालूं, तो जगह ढूंढ रहे थे। तो तभी मित्रों ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक केर का पेड़ था, केर जान गए ना केर, और वहीं पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था उस केर के पास। और उस बुजुर्ग आदमी के पास मित्रों एक भेड़ थी और एक भेड़ का बच्चा था। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि भैया आप क्या ढूंढ रहे हो। तब राव भिक्का उनके साथियों ने कहा कि हम ऐसा स्थान ढूंढ रहे हैं जहां पर हम एक दुर्ग की नींव डाल सके, एक शहर बसा सके, कोई अच्छी जगह ढूंढ रहे। तो उस बुजुर्ग आदमी के द्वारा कहा गया कि अगर आपको कोई अच्छी जगह चाहिए तो ये जो केर का वृक्ष है ना, ये केर का पेड़ इस दांगल प्रदेश में इससे अच्छी जगह नहीं है। अगर आपको कोई काम करना है तो शुरुआत आप इस केर के पेड़ से कर दो। तो राव भिक्का ने कहा कि भाई इस पेड़ में ऐसी क्या खास बात है, इस पेड़ में ऐसी क्या खास बात है जो हम यही नींव डाले। तब उससे बुजुर्ग आदमी ने एक जो गवाला था ना, भेड़े चराने वाला, उसने कहा कि मेरी भेड़ एक मेरी अन्य भेड़ों से बिछड़कर यही रह गई और रात में इस केर के पेड़ के पास रही और रात में इसने एक बच्चे को जन्म दिया है। तो पहली बात तो ये कि ये केर का जो पेड़ है ना शुभ है, इसीलिए बच्चे को जन्म दिया। दूसरी बात, बच्चे को जन्म देने के ठीक बाद में एक भेड़िया आया, उस भेड़िया से पूरी रात लड़ती रही लेकिन अपने बच्चे को नहीं खोने दिया। एक भेड़ एक भेड़िया के साथ पूरी रात लड़कर अपने बच्चे को जब बचा लिया जाता है तो बताओ ये केर का पेड़ सुरक्षित है कि नहीं। और लोगों ने सोचा कि यार बुजुर्ग की बात तो ठीक है। और तब से मित्रों एक चीज चलती आ रही है, हम लोग जब नया घर बनाते हैं ना, चाहे नया घर बनाओ चाहे नया कोई कुछ भी बनाओ, तो उसकी जब नींव डालते हैं ना, उस नींव में केर के वृक्ष की लकड़ी जरूर डालते हैं। जो केर का वृक्ष होता ना उसकी एक तना तोड़ कर ले आते हैं, उस नींव में देते हैं क्योंकि वो शुभ माना जाता है। तो भिक्का जी की टेकरी में भी किस वृक्ष की वो लकड़ी दी गई थी, केर के वृक्ष की लकड़ी दी गई थी। इस बात को आप याद रखना। इस प्रकार से मित्रों बीकानेर साम्राज्य की शुरुआत होती है। आगे राजा कौन बनेगा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं बीकानेर की राठौड़। बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश, बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश है। 1465 ईस्वी में राव भिक्का ने जांगल प्रदेश की तरफ प्रस्थान किया। 88 में राव भिक्का ने करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर बसाया और राजधानी बनाया कोडमदेश्वर को। प्रारंभिक राजधानी कोडमदेश्वर रही। और बीकानेर के राजाओं की जो छतरियां है ना, बीकानेर के राजाओं की छतरियां भी मित्रों कोडमदेश्वर में है। और एक चीज और याद रख लेना, राव भिक्का ने कोडमदेश्वर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। राव भिक्का ने कोडमदेश्वर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? भेरू जी के मंदिर का निर्माण। भेरू जी के मंदिर का निर्माण राव भिक्का के द्वारा करवाया गया था। और कोडमदेश्वर का भेरू जी प्रसिद्ध है, इस बात को भी याद रखना। तो आप भी भेरू जी को टाइम टाइम पर मना लिया करो। जिस दिन भेरू जी ने आपको मना लिया ना तो आप गले में आ जाएगी, इस बात को भी याद रखना। भेरू बहुत कल्लो देव है
और एक नहीं दो है, कालो बेरू और गोलो बेरू दो है, तो याद रखना आप, ठीक है ना। हाँ तो बोलो बेरू जी महाराज की जय। हाँ तो राजधानी कोडमदेश्वर बनार निवास स्थान इनका बीकाजी की टेकरी थी, इस बात को भी याद रखना। और मेरे बच्चों बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन की गई थी, आका तीज, और आका तीज को अबूझ सा भी है, इस बात को भी याद रखना। आका तीज के दिन सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं, छोटे छोटे लड़कों का विवाह कर दिया जाता है। और एक वो आप 30-30 साल का हो गया और बोल रहा मैं सिंगल हाँ, तो सिंगल को नहीं याद रखा थे के हो, मैं कहना को चाहूं तो अपने आप ध्यान कर लाते के चीज हो, ठीक है ना। हाँ इस बीकानेर में पतंग महोत्सव का आयोजन होता है बीकानेर आका तीज के दिन, क्योंकि इस दिन स्थापना हुई थी। इस दिन मित्रों काग व छिपकली के दर्शन शुभ माने जाते हैं, क्योंकि हम लोग किसान लोग क्या करते हैं, इस दिन हलोतिया करते हैं। और राव बिका की पत्नी का नाम था रंग कंवरी, और वे पुंगल के भाटी शासक शेखा की पुत्री थी। और राव बिका ने शेखा को मुल्तान बोले तो पाकिस्तान, मुल्तान बोले तो पाकिस्तान की कैद से छुड़वाया था। और इसका पुत्र था नरा राठौड़। और उदा ने अपने पिता की हत्या की थी, तो बीकानेर जरूर आया था राव बिका के पास शरण लेने के लिए। राव बिका ने मना कर दिया। बीकानेर के शासकों का जो राज लिखा है मित्रों, शेखसर गांव का पांडु वंशीय गोदारा जाट करते थे। तो ये थे मित्रों आपके कौन, राव बिका। और बिका के बाद में अगला कौन बनेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। मित्रों क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाए, आप भी पढ़े अपने दोस्तों को भी पढ़ाए, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।